ये माइंड मैप अगर मेरे साथ साथ बना सको तो बना लेना, नहीं तो ज्यादातर अच्छा होगा कि ये सुन के इसको याद रखो। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, 10 मिनट में खत्म करनी है माइंड मैप बैंकिंग का। जो हाईलाइट करूंगा बस एक ही पेज में लिखना, मैंने भी एक पेज में लिख के रखा है। जो है इंपॉर्टेंट उसमें हाईलाइट करना, जो नहीं है उसको छोड़ के स्किप करना। मैं बोल दूंगा कौन सा है कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, देख आ जाओ बैंकिंग की माइंड मैप देखते हैं। देखो, टॉपिक के नाम डाल दो बैंकिंग। टिप्स पे याद रखने के लिए ये मैंने बना के रखा है, तो तुम भी ऐसे याद रखो टिप्स पे। बिल्कुल, बैंकिंग देखो हो गया। नहीं, ये सब माइंड मैप किस लिए काम आता है? बस में रिवाइज करने के लिए जाते हो ना स्कूल बस में, यानी 10 पेज में 10 चैप्टर खत्म, ऐसा। ठीक है, पढ़ के जा रहे हो, ये कॉन्फिडेंस भी रहता है। बस में जाते आते पूरा सिलेबस एक बार खत्म, है ना जी। लिखो, तो आ जाओ बैंक। तू नहीं जाता बस में, तू चले जाना, जिस टाइम पे एग्जाम होगा उस टाइम पे जान पूछ के बस में जाना। अबे तो टरी मिल जाता होगा। और चल लिख दे, लिखो रे बैंकिंग। यानी पहला ये बोल रहा है बैंकिंग का डेफिनेशन कि ये वो इंस्टीट्यूट है जो आम जनता से पैसा एक्सेप्ट भी करता है, यानी डिपॉजिट की फॉर्म में, और उनको लोन भी देता है, और बचा हुआ पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में। इसकी मेन मोटिव क्या है? टू अर्निंग द प्रॉफिट। ठीक है जी। तो क्या क्या था? 3 पॉइंट इसमें डेफिनेशन में याद रखना है। एक्सेप्ट करता है ये डिपॉजिट्स, ग्रांट करता है लोन, एंड इन्वेस्टमेंट करता है ये। मेन मोटिव इसका क्या है? अर्निंग द प्रॉफिट। भैया डेफिनेशन याद होगी सबको। क्या है? द इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम्स ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट। ठीक है जी। मेन मोटिव क्या है इसका? प्रॉफिट अर्न करना। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आगे चल। अब आ जाओ हम बात करते हैं बैंक। जो बैंकिंग हमारा है अगर हम देखें तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है सबसे मेन जो एपेक्स बॉडी है, टॉप बॉडी है, आरबीआई, उसको बोलता है हम सेंट्रल बैंक। और बाकी जो काम कराता है जिस बैंकों से, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। ऐसे नहीं, बहुत टाइम पे याद रखना, तुम बोलते हो कि भैया ये गवर्नमेंट की बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, कनाडा बैंक, भाई ये सब गवर्नमेंट का बैंक है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का एक ही बैंक है, वो कौन है? आरबीआई। ठीक है जी। अब बाकी सब की सब, चाहे वो एसबीआई हो चाहे एचडीएफसी हो, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं पहले फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, इसके बारे में लिखो। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की जो फंक्शन है वो देखो। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पढ़नी है। इंपॉर्टेंट कौन सा है वो लिखाऊंगा आगे, सेंट्रल बैंक का। पर ये कर लो कंप्लीट पहले। लिख, क्या आ गया? फंक्शंस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एंड क्या आ गया? सेकेंडरी फंक्शन। क्या आ गया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जो डेफिनेशन में था ना बाबूजी, वही ये तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन। कौन सा है? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा लोगों से। यानी कौन सी फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा? एक बार इसको ध्यान दे दो। करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स डिपॉजिट। इनके बारे में मैं एक एक लाइन बोलता हूं, सुन के याद रखना। अगर तुम नोट बना सको तो कॉपी में डाल देना। करंट अकाउंट यहां पे ये कौन सा है? ये है बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए? क्योंकि बिजनेसमैन डेली अपनी लाइफ में, डेली मतलब डे टू डे बाय डे, हजारों ट्रांजैक्शन करेगा, इन करेगा, आउट करेगा, इन करेगा, आउट करेगा। इसको मेंटेन करना इजी काम नहीं है, इसलिए बैंक इस अकाउंट खुलवा के उल्टा जो बिजनेसमैन से चार्ज लेता है कि भाई तुम्हारे खाता वही हम मेंटेन कर रहे हैं, भाई यहाँ पे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बदले में तुम हमें क्या दो दोगे? कुछ चार्जेस दे दोगे, मेंटेनेंस चार्जेस दो। कि कौन सा? ये तुम्हारा करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो किसके लिए खोला ये? डिपॉजिट और विड्रॉ की कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी। कोई इंटरेस्ट नहीं देता ये, इस बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं देता, उल्टा क्या लेता है? मेंटेनेंस चार्ज काटता है। ठीक है, ऐसे साथ साथ में पार्टिसिपेट करते रहो, चीजें याद हो जाएगी। फिक्स डिपॉजिट, ये कौन सी? ये सबके लिए है, बिजनेसमैन के लिए भी है, नॉर्मल इंसान के लिए भी। ठीक है, ये इसमें कोई चेकेबल फैसिलिटी नहीं है, एक बार डिपॉजिट कर दिया भूल जाओ, जब इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा। एंड फिक्स डिपॉजिट मतलब इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, कुछ ड्यूरेशन तक, 5 साल, 10 साल, जितने लंबा टाइम तक पैसा तुम रखते हो ना, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बढ़ जाती है।
5 साल के लिए रखोगे, 2 साल से 5 साल तक नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें 6.5 टू 7.5 तक। बोलेगा अरे 20 साल तक रहने दो, लंबा इंटरेस्ट मिलेगा 12% तक। ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि शायद अक्षय कुमार ने 300 करोड़ की एफडी लेकर रखा है, यानी महीने का मंथली जो इनका इनकम है शायद 3-4 करोड़ रुपए ऐसे ही आता है उनके पास बैठे बैठे, यानी उनके पास 4 करोड़ रुपए महीने उड़ाने के लिए हो गया ऐसे वाला, तो वो एफडी वाला। ठीक है, तो यानी ये क्या है, एक लंबा टाइम के लिए रखो, तुम्हें इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सारे अकाउंट से। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। क्या है? हाई है। सब खोल सकते हैं इसको। आ जाओ सेविंग्स। यहां पे चेकेबल फैसिलिटी है बट लिमिटेड, 4 बार या 5 बार, रिकरिंग नेचर में नहीं है। बट इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एफडी के हिसाब से कम है, 2 पॉइंट समथिंग देगा, 2.5% सालाना एनुअल। ठीक है जी, ये भी कोई भी खोल सकता है इसको। डन। अब आ जाओ, और क्या होगा यहाँ पे, लोन्स। लोन कितने टाइप की, ये भी यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगा। कैश क्रेडिट, यानी ये जो कैश क्रेडिट है याद रखना, लोन अगेंस्ट फाइनेंशियल एसेट्स। लोन अगेंस्ट यानी शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गोल्ड, ये तुमसे गिरवी रख लेगा, बदले में तुमको लोन देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको? कैश क्रेडिट। डिमांड लोन, ये जो लोन है ये नॉर्मली बैंक टू बैंक ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि ये बैंक तुम्हें लोन देगा और बदले में कभी भी तुम्हें रिकॉल कर सकता है। आज लोन दिया कल भी मांग सकता है, प्रिंसिपल के ऊपर तुम्हें पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे नॉर्मल इंसान तो नहीं करता हो। कौन करता है इसको? वन बैंक टू दूसरा बैंक। क्यों करता है बैंक एक दूसरे से? टू मेंटेन देयर CRR, एक मिनिमम कैश रिजर्व डेली बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो बैंक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए बैंक मान लो कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है, वो दूसरा बैंक से ले लेगा। कैसे क्यों करता है? क्योंकि मेन सारे कैश रिजर्व किसके पास रहता है रे बाबू? आरबीआई के पास रहता है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला बैंक टू बैंक होता है। शॉर्ट टर्म लोन, यानी तुम्हारा ये होता है जो सैलरी अगेंस्ट लोन, तुम्हारा सैलरी स्लिप रख के, अगर जैसे हम बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं तो हमारा ITR देख के, या कोई नॉर्मल इंसान अपनी कुछ भी फाइनेंशियल तो नहीं, नॉर्मल कुछ एसेट्स गिरवी रख के शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लोन, यानी लोन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ कोलेटरल। ठीक है जी, चलो। तो ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों प्राइमरी फंक्शंस हो गए। अब आ जाओ सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है देखो। और बैंक क्या करता है तुम्हारे लिए? अगर तुम बैंक के लिए एक जेन्युइन अच्छा कस्टमर हो, तुम्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। कैसे देता है ये? जैसे नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट अपनी नॉर्मल लोगों को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है। तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस होगा नहीं, बट तुम खर्चा कर सकते हो, टाइम से पहले पेमेंट कर दो। ऐसे बिजनेसमैन को क्या देता है ये? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका क्या मीनिंग है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान देना, इसका मतलब यही है कि अगर हम बिल कब करते हैं? जब क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज करते हैं, तब आता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज हमने किया, तो एक चीज यहां में याद रखना, अगर क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज हमने किया तो बदले में क्या लेते हैं? हम बिल लेते हैं, बट हमें इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो वो बिल बैंक में जाके जमा करके बदले में पैसा ले लेते हैं। तो ये फैसिलिटी भी बैंक हमें देता है। एजेंसी फंक्शन, ये कौन सी? लॉकर फैसिलिटी। बाकी और जो सारे बैंक काम करता है वो डाल दो एजेंसी फंक्शन में। और क्या? जनरल यूटिलिटी फंक्शन, इससे अलावा डीडी बना के देना, ट्रैवलर चेक देना, तुम्हें इंफॉर्मेशन देना, ये सब, तुम्हें स्टेटमेंट बना के देना, मैसेज डालना, ये सब काम करता है कौन? बैंक। अब इसमें से एक नोट में डाल दो, ये दोनों कभी कभार पूछ लेता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है लेटर ऑफ क्रेडिट और एक लेटर ऑफ क्या लिखा? रेफरेंस। सुनना, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है तुम्हारा? लेटर ऑफ क्रेडिट ये है, ये एक कस्टमर को मिलता है टू प्रूव हिज क्रेडिट वर्दीनेस। आज की डेट में ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होता, ये होता है बट बड़े बड़े अमाउंट लेने के लिए लोन। बट आज की डेट में सिविल स्कोर में काम चलता है, जिसका सिविल स्कोर जितना अच्छा है उसको बढ़िया लोन मिल जाता है। यानी ये किस लिए? लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कस्टमर बढ़िया है, टाइम पे लोन वापस कर देता है। ये लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? ये है इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये लेटर ऑफ रेफरेंस, दोनों का मतलब अलग अलग था। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है। हो गया जी प्रशांत भाऊ, चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट पे आ जाओ। कमर्शियल बैंक का और एक फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, यहां ये एग्जाम में आ सकता है, मनी क्रिएशन ऑफ बैंक। बैंक के पास क्या है, एक पावर है मनी क्रिएशन करने का। कैसे मनी क्रिएशन करता है समझते हैं। अगर देखिए यहां पे, बैंक क्रिएट क्रेडिट फॉर एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, यानी जितना तुम बैंक के पास जमा करोगे, बैंक उसको कई गुना बढ़ा देगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। करता कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, वो देख लेते हैं। लेट अभय ने जाके बैंक में जमा कर दिया 1000 रुपए। कितना जमा किया, 1000 रुपए। बैंक के पास जो LRR, यानी फुल फॉर्म क्या है LRR की, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कितना परसेंटेज के पास, 20%। यानी इसका मतलब है कि बैंक अपने पास कितना मिनिमम रखेगा, 20% टोटल डिपॉजिट का। यानी 1000 रुपए तुमने जमा कर दिया, बैंक 200 रखेगा, बाकी 800 रुपए उसके पास बच गया, किसी और को लोन दे देगा। ये काम करेगा ना, तो लोन देगा। तो ऐसे करते करते इस प्रोसेस में बैंक उसको कितना बना सकता है। डालो फॉर्मूला, क्या है, टीसीसी इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू के कैसे निकलता है, के इक्वल टू 1/LRR। क्या होता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1 डिवाइड बाय LRR, 1/20% इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो ऐसी फॉर्मूले से टीसीसी अगर इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 होगा, इसमें 5 इंटू कर देना के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5000। तो क्या समझ में आया कि अगर तुम 1000 रुपए बैंक में जमा करोगे, बैंक उसको कितना गुना बढ़ा देगा, 5 गुना बढ़ा देगा, यानी कर देगा यहाँ पे 5। उसमें से 1000 रुपए तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट, बाकी 4000 को हम क्या बोलेंगे, बैंक मनी। क्या बोलेंगे, और क्या बोलते हैं इसको, बैंक मनी को क्या बोलते हैं, बैंक मनी को। और अबे टोटल डिमांड डिपॉजिट, क्या बोलते हैं इसको, टोटल डिमांड डिपॉजिट। भूल जाते हैं सब। हो गया जी, हो गया। आगे बढ़े। तो ये हमारा क्या था, बैंक के पास ये पावर है मनी क्रिएशन करने का। कैसे करता है, हमने एक एग्जांपल देकर समझ में आ गया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कम सेंट्रल बैंक की फंक्शंस क्या है। ये एग्जाम में 110% आएगा। मैं इस चैप्टर से, मान अगर तुम लास्ट टाइम पे पूछोगे सर क्या पढ़ के जाए, यही पढ़ ले, क्या, फंक्शंस किसका, सेंट्रल बैंक। ये आना ही आना, किसी भी फॉर्म में आएगा, एमसीक्यू की फॉर्म में, 3 मार्क की फॉर्म में आना ही है। हो गया जी, हाईलाइट कर दो, बड़े बड़े गोला मार लो, इसे ही पढ़ के जाना। सेंट्रल बैंक आरबीआई 1935 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ था। इसकी फंक्शंस देखो, इसकी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। चले चले, फंक्शंस। पहला फंक्शन लिख, करेंसी ऑथोरिटी। दिख रहा है सबको, करेंसी, यानी जितने भी सारे पेपर करेंसी है तुम्हारा, उसको कौन इशू करेगा, आरबीआई, एक्सेप्ट क्या, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। 1 रुपी नोट एंड बाकी जो सारे कॉइन्स को कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। तो यहां पे इसलिए इसके नाम क्या पड़ गया, ऑल पेपर करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। हो गया जी, हो गया। इसको आरबीआई, इसको बोलते हैं करेंसी ऑथोरिटी। अभी एक क्वेश्चन और पूछता है बहुत टाइम पे इसमें, कि भाई आरबीआई अगर सोलो ऑथोरिटी है करेंसी इश्यू करने का, तो उसमें फायदा क्या है देश को, क्या है उसमें बेनिफिट्स क्या है। 2-4 फायदे ऐसे बोलता हूं, तुम्हें याद रख लेना, भाई लिखना है। अगर कोई एक सिंगल इश्यूअर रहेगा, तो लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा। क्या बना रहेगा, एक तो कंट्री का ट्रस्ट बन के रहा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तुम्हारे करेंसी प्रिंट में यूनिफॉर्मिटी आएगी। क्या आएगी, क्योंकि उसके पास सारे हिसाब किताब है, कितना जीडीपी बढ़ा, कितना करेंसी छापनी है, कितनी गोल्ड अपने पास रखनी है रिजर्व, उसको पता होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी। बात समझ में आया। ये 2 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए कम से कम। ठीक है, ये बेनिफिट होगा। आगे चलो, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेकंड फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये जो आरबीआई है वो किसका बैंक है, अभी मैंने बोला गवर्नमेंट का बैंक है। सेकंड फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। लिखना क्या है इसमें, 3 पॉइंट। मेंटेन करेंट अकाउंट, यानी आरबीआई जो है
वो गवर्नमेंट की बिहाफ में गवर्नमेंट की करंट अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को ये मेंटेन करता है ना। मेंटेन करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की बिहाफ में पैसा रिसिप्ट करना और पैसा पेमेंट करना, ठीक है जी। उसके बाद एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट, ये उसका अलग डाल दिया फंक्शन में, वो सेम ही चीज है। गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर क्या देता है बाबूजी? लोन देता है। लोन खाली देता है क्या, और भी एक काम करता है, दिमाग में रखना, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। गवर्नमेंट की बिहाफ में आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है एंड बाय भी करता है, वो भी देखते हैं। और गवर्नमेंट का ये क्या है? कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, यानी कब कहां पैसा कैसे खर्चा करना है, रेपो रेट, बैंक रेट कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, ये सब आरबीआई मिलकर डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल एडवाइजर। अब आगे आ जाओ, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये कौन सा फंक्शन है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर ये फंक्शन है। उसके नीचे 3 पॉइंट लिखेगा, इसमें क्या काम करता है। सारे बैंकों का बैंक एंड सबका सुपरवाइजर है ये। क्या काम है देखो। पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सारे बैंक का रिजर्व कैश वाला फॉर्म में कम से कम 2% किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब क्या है? अगर सारे बैंक के किसी भी बैंक को कहीं हेल्प नहीं मिल रहा है, रिजर्व रेशियो कम हो गया, तो लास्ट में इसको कौन हेल्प करेगा? आरबीआई हेल्प करेगा। क्लियरिंग हाउस, किसी भी बैंक का चेक किसी भी बैंक में डाल दो, क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? क्योंकि सबकी रिजर्व किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउसेस। हो गया जी, आगे लिखो। हाँ जी, पहला वाला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। हो गया, लिख लिया सबने? आगे बढ़े, आ जाओ। और एक फंक्शन क्या है? ओए, तुम क्या करते रहते हो रे? पढ़ लो चुपचाप, मूर्ख कहीं के। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड, यहां पे क्या लिखा? क्रेडिट सप्लाई। ये कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई मनी सप्लाई को? देखते जाओ आगे। यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है? क्यों आ गया? नीड क्या है इसके पीछे? दो सिचुएशन होते हैं हमारे कंट्री में, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कब होता है इन्फ्लेशन? रूट क्या है? अगर डिमांड ज्यादा हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। और यहां पे क्या हो गया? डेफिसिट डिमांड, यानी डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। ऐसे अगर दोनों सिचुएशन आती है तो आरबीआई यहां पे क्या एक्शन लेगा, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। तो लिखो, सिचुएशन हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, जिसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड। यानी यहां पे मैंने लिखा क्या होगा इसमें? इंक्रीज करेगा सारे इंटरेस्ट रेट को। यानी कुल मिलाकर यहां पे यह समझना कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यानी लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट में इतना सप्लाई नहीं है। इसका एक ही रूट कॉज है, क्या? लोगों के पास पैसा है। क्या है लोगों के पास? जो जिसके पास पैसा नहीं है वो भी खर्चा कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ लोन की फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में। अभी जो तुम्हारे क्या नाम है इसका, वॉरेन बुफेट, जानते हो क्या नाम है इसका? है ना, वो जो सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट की जो ट्रेडर है, ज्यादा नेटवर्थ उन्होंने क्रिएट किया है। तो ध्यान देना, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, इंडिया वाले जो यूथ है वो सुधर जाओ, तुम लोग ज्यादा ईएमआई में लेके अपनी फेस्टिवल मना रहे हो, उधार लेके फेस्टिवल मनाते हो। ये मत करना यूथ लोग सारे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारे नेटवर्थ ना 60, अपनी एज 60 ईयर के बाद बनाया। यानी पहले वो 60 ईयर तक क्या कर रहे होगा बंदा? सेविंग्स कर रहा होगा, फंड क्रिएट कर रहा होगा, जिंदगी नहीं जी रहा है क्या? अगर तुम्हें अपनी पीढ़ी को सुधारनी है, एक नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी कुछ बात दिन मतलब देर पहले अक्षय कुमार की बात किया। 300 करोड़ की एफडी, 300 करोड़ की, अगर उसमें तुम्हें 100 करोड़ की 6%, कितना हो गया? 6 करोड़ रुपए, नॉर्मल 6, 10 मान के चलो,
क्योंकि वो ज्यादा दिन के लगते हैं। 10 करोड़ रुपए हो गया, 100 करोड़ की 10%, 300 करोड़ कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए हो गया। तो 30/12 महीने में कितना पड़ रहा है? 30/12 महीने में कितना पड़ रहा है? मंथली अगर तुम्हारे पास 2.5 करोड़ रुपए आता है, मंथली 2.5 करोड़, कम है क्या? तुम क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो। इतना फंड पे चाहिए ना तुम्हें। ये होता है लाइफ, बिना कंप्रोमाइज के लाइफ जीना। तो उनकी बच्चे आईबी बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे क्या भाई? घिसे पिटे भाई सीबीएसई बोर्ड। तुम्हें क्या देगा सीबीएसई बोर्ड? मैं तुमको कितने बार बोला, जिस टाइम पे बोर्ड की पेपर दे के आओगे फिर सीयूटी के जाके पेपर दोगे, सीयूटी के पेपर आ गया जाके भाई उसी दिन तुम्हें दिमाग में आएगा साला पूरा 12 साल हमने स्कूल में पढ़ के वेस्ट किया। करा क्या हमने? एबीसीडी सीखा। बचपन में जो सीखना था हमें 4-5 साल में, वही तक ठीक था स्कूल। तुम्हारे जो 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, उसके बाद फिर भी जब स्कूल जाके ना 6-6 घंटे सेम चीज को पढ़ रहे हो, मुझे वो पूरा स्कूलिंग सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। आज की डेट में अगर हमें सच में तुम चाइना यूएसए को क्या हम बोल रहे हो कंपेयर करके हम बहुत आगे बढ़ने वाला है, तुम्हारा स्कूल की टेक्निक बिल्कुल जीरो। 8 घंटे स्कूल में जाके तुम्हें वेस्ट करनी है। तुम इतना बड़ा बच्चा बन गए। अभी मैं तुम खुद एक चीज देखा रहा हूं कि हम 1.5 घंटा मैं तुम्हें बिजी रखता हूं पढ़ा के, ठीक है बिजी रह गया। तुम्हारा दिमाग इतनी चालू है, इतनी काम करता है कि थोड़ा सा तुम्हें टाइम दे दो कुछ और चीज में भाग जाता है। स्कूल में 6 घंटा तुम क्या करते हो? जाने के लिए 1 घंटा वेस्ट, स्कूल से आने 1 घंटा वेस्ट। अगर स्कूल में प्रॉपर भी पढ़ाई हो रही है ना, हर पीरियड के बीच में 15 से 17 मिनट भी वेस्ट। पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही तो वो अलग बात है, वो और वेस्ट में टाइम वेट कर लो। यानी कुल मिला के स्कूल डेली बेसिस पे अगर सही से पढ़ाई भी हो रहा है, यानी 3 घंटा वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। बिल्कुल उसमें कोई 1 रुपए की भी फायदा नहीं। फालतू में एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना कर रखा है। सुबह बस जाम, पीली पीली बस, सब कहां जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। 3 बजे फिर बस जाम। एक तो दुनिया परेशान, रोडे जाम, पता नहीं किस लिए कर रहे हो तुम। समझ में नहीं आ रहा पूरा स्कूल सिस्टम। ऐसे तो आईबी बोर्ड में नहीं है। आईबी बोर्ड हो गया ये। सच में इसलिए एलन मस्क तो पागल नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजा। बोला अपने लिए अलग से स्कूल बनाऊंगा मैं बच्चों के लिए। बोला ये तो स्कूल पूरा टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं करवाते ये स्कूल वाले। बात समझ में आया? तो देखो आगे देखो तुम, चलो तो ए देखो रे, तो हम जो ईएमआई लेके हम कर रहे हैं ना, इन्फ्लेशन से क्या कहानी आया कि लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं। जिसके पास है वो भी कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो उधार लेके कर रहा है। तो इनको रोकनी है। क्या करनी है? रोकनी है। उधार वाले को कैसे रोकोगे? साला इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, बोला 27% इंटरेस्ट कर। और भी लोग बेशर्म में करते हैं, जो समझदार है वो भी नहीं करता। एक दोस्त हमारा अभी गाड़ी लेने के लिए गए, सुबह सुबह पंच अभी लेने के लिए गए, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया बैंक वालों ने 16%। मैंने तेरी 16% में पर्सनल लोन है सर, इनका होगा इतना 16%, तुम्हें लेना क्यों है? जबकि इन्फ्लेशन रेट 6% है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम अपनी हर साल पैसा को मुश्किल से मुश्किल 15% ही बढ़ा सकते हो एक साल में। पैसा कहीं भी लगा के अपनी पैसे को, तुम 16% में लोन कैसे ले रहे हो? कैसे हाथ तुम्हारा जा रहा है लेने के लिए? ये नॉलेज की प्रॉब्लम है भाई। बैंक तुम्हें लूटेंगे डेली, जे तू काम करेगा भाई लोन भरने के लिए। यानी बैंक इतनी चालाक है आज की डेट में, वो लोन तुम्हें पता किस लिए देता है? तुमसे काम करा के उसकी ब्याज भराने के लिए। बैंक खुद का काम नहीं करता, तुमसे काम करवाता है। किस लिए? उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी भरो, उसकी इंटरेस्ट रेट भी भरो। ना भर के देखो, है ना? चलो आगे देखो। तो क्या करेगा? ये सारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा जिनके पास पैसा है। सॉरी, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोन वालों के लिए। फिर क्या करेगा? जिनके पास पैसा है उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचेगा। बोला 21 दिन में तेरा पैसा डबल करके दूंगा, ये ले मेरा सिक्योरिटी। यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल ऑफ सिक्योरिटी होगा। क्या होगा? सेल ऑफ सिक्योरिटी। और क्या पता कमर्शियल बैंक लोन दे दे फ्री, ना मान के उनसे भी पैसा निकाल लेगा। बोला लोगों को इंटरेस्ट रेट में पैसा मत दे, मेरे को दे दे। कौन बोलेगा? आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट में, कि मैं तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा उनसे, और ट्रस्ट मेरे पे है तो मेरे को दे दे।
इस हर जगह से आरबीआई अपने पास पैसे को खींच लेगा। किसमें? एक्सेस डिमांड में। किसमें? तो देखो क्या क्या करेगा, इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज एलआरआर और इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, ये सबको बढ़ा देगा। और जिसके पास पैसा है उसके लिए क्या करेगा, उसको सिक्योरिटी बेचेगा, सेल ऑफ क्या करेगा, सिक्योरिटी। ठीक है जी, ये सब कौन सी इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कर देगा, क्वालिटी में क्या करेगा, करेगा नहीं, धमकाएगा। लोन लेगा, ये पेपर लिया, वो पेपर लिया, वो पेपर लिया, नहीं देगा नहीं, मतलब करके। आगे देखो, हो गया जी। इस साइड में लिखो, डिफ्लेशन पे आ जाओ। डिफ्लेशन यानी डिमांड यहां पे कम है, लोगों के पास डिमांड ही नहीं कर रहे, और सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, ये भी खराब चीज है। और हर इंसान अगर सेविंग करके बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं खरीदेगा, तो 2008 जैसे क्राइसिस आएगा, उससे पहले 1929 में क्राइसिस आया था, वो भी आएगा। लोग सारे सचेत हो गए, पैसा खर्चा करे नहीं कोई भी, तो सारे सेविंग करने लग गए। तो सेविंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस नहीं होगा, एक्सपेंसेस नहीं होगा तो इकोनॉमी की इनकम नहीं बढ़ेगा। एक बढ़िया चीज किसने कही थी, मैं कल कुछ पढ़ रहा था, देखना, कि उसने बोला कि अगर एलन मस्क के पास इतना पैसा है, वो हर अमेरिकन को 1-1 लाख ऐसे क्यों नहीं बांट देता, मतलब जाके सारे अमेरिकन एफडी करते, अपने पैसा लेके चलते, है ना। ऐसे बांटने पे क्या हो जाए, अगर सब अमीर हो गए तो होगा क्या, कोई काम तो नहीं करेगा। तुम जिस टाइम पे पिज्जा ऑर्डर करोगे, तुम्हारा पिज्जा डिलीवरी वाला अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा होगा, जरूरत नहीं है। यानी हर बंदा अमीर होने पे अपनी नौकरी छोड़ देगा, क्या करेगा, छोड़ देगा, कि सब बैठ के खाने की आदत पड़ जाएगी। नौकरी जो जाते हैं ना, सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ये कौन सा बंदा करता है, जिसकी दिमाग में कुछ नहीं है, भाई मेरे से काम, मैं मजदूर हूं, मेरे से काम कराओ, मैं काम कर लूंगा, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, वही बंदा तो करता है ना। ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है, समझना। जिसके दिमाग में आगे बढ़ने का, दूसरे से काम करवाने का टैलेंट, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप जो बोलते हैं हम, जिसके अंदर नहीं है, तो वो है क्या, मजदूर है। मतलब कहते नहीं कि हम जाके झोला लेके खड़ा नहीं होता, चाहे वो 3 करोड़ वाला मजदूर हो या 300 रुपए वाला मजदूर हो, मजदूर तो है, जाता है, काम करता है, वापस आता है, क्योंकि उसे काम करवाना नहीं आता, काम करना आता है। वो इंसान काम करेगा नहीं अगर सबको पैसा बांट दिया गया तो। इसलिए वो बांटना, पैसा भी गुनाह है, उसने मना करा, इसलिए नहीं पैसा बांटना चाहिए। बात समझ में आया। आज की जो यूथ है ना, गांव गांव में, गली गली में, जो बहुत देहात में, वो आज नशेबाजी में पड़ा हुआ है, काम नहीं करता, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, 2000 रुपए हर महीना बांटो फ्री में। खेत में सब्जी हुआ, चावल हुआ, और लकड़ी आ गया, मतलब गांव की जंगल से, और 2000 रुपए खर्चा करने के लिए आ गया, खाना खाए एकदम दोपहर में, पत्ती नशेबाजी, ये शाम को ऐसे पड़े मिलेंगे। लेबर ढूंढते रहे गांव में, लेबर नहीं मिलता है, चाहिए नहीं उनको कुछ। बात समझ में आया, ये होता है। आदिवासी लोग जो रहते हैं वहां पे, उनको क्या चाहिए, जब भूख लगेगा अपनी वो हथियार लेके उठेंगे, 2-4 जानवर मार दिए, खा लिए, फिर सो गए। क्या लाइफ है उनका, ना पैसे की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, डेवलपमेंट की टेंशन, कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आया जी। चलो, डिमांड नहीं कर रहा लोग, यानी पैसा खर्चा करना नहीं चाहता। आइदर जो उधार लेने वाला, उनको उधार नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो जिनके पास पैसा है वो सेविंग्स में डाल के रख दिया। अब बताओ क्या करेगा, सारे इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, जो आज की डेट में कर रखा है तुम्हारे सरकार ने। सारे लोन की रेट कम है, यानी कम इंटरेस्ट में तुम्हें लोन मिल जाएगा। बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, एलआरआर हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सबको कम कर देगा। और जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सबकी इन्वेस्टमेंट को बूम कर देगा। बोला बाय बैकअप सिक्योरिटी, बोला अपनी अपनी पैसा ले जाओ, बढ़िया रेट में मैं दे रहा हूं, तुमने 80 में खरीदा था, मैं 95, 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ले लो अपनी पैसा, तुम खर्चा करोगे लेके पैसा, ये काम करेगा बैंक। ठीक है जी। अब क्वालिटेटिव वाला मैं यहां पे लिखा नहीं, मैं फिर ऐसे ही लिखवा देता हूं, पूछता नहीं, इंपोर्टेंट था नहीं इसलिए।
देखो क्वालिटेटिव वाला क्या होता है, क्वालिटेटिव नंबर 1 क्या था हमारा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, MR, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर इसको दो पार्ट करेंगे, AD ग्रेटर देन AS और AD लेस देन AS, यहां पे लिखो इंक्रीज और यहां पे लिख दो डिक्रीज। मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे काम करेगा, ऐसे एक्सेस डिमांड पे बढ़ा देगा इनका गैप, और क्या नाम है इसका, डेफिसिट डिमांड पे इनकी गैप कम कर देगा। क्या होता है MR, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड लेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी गवर्नमेंट ने जिस टाइम पे सिक्योरिटी तुम्हें इशू किया था उसकी वैल्यू कितना था। मान लो बोला था तुम्हें 100 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, अब मेरा सिक्योरिटी तुम 80 रुपए में ले लो, हो गया। और जिस टाइम पे एक्सेस डिमांड होगा, डिमांड ज्यादा होगा, इस गैप को वो बढ़ा देगा। 100 तो फिक्स है, ये बढ़ा देगा। बोला अभी 75 रुपीज हो रखा है, लेना है क्या, बोला फायदा क्या, 80 रुपए में मैंने खरीदा था, अभी 75 लॉस में मैं तो लूंगा नहीं, बढ़ा देगा। अब डेफिसिट डिमांड पे क्या करेगा, इस गैप को कम कर दिया, बोला 95 हो गया, ले जा, ले लोगे आराम से, तुम्हारा पैसा तुम्हें बढ़ा हुआ मिलेगा, 15 रुपए एक्स्ट्रा, हो गया जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ये क्या था, मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 2, मोरल सुएशन। क्या होता है मोरल, हाँ जी हाँ जी, एक्सेस डिमांड में यहां पे एडी ग्रेटर देन अगर एएस है और एडी लेस देन एएस है, तो सिचुएशन पे क्या करेगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डिस्करेज करेगा, बोला लोन लेना खराब है, ले मत लियो, बिल्कुल फंस जाएगा। और यहाँ पे बोला लोन लेके काम करना बढ़िया चीज है, यहाँ पे एनकरेज करेगा, यहाँ पे एनकरेज करेगा, मोरल सिचुएशन, हो गया। और एक क्या बच गया हमारे पास, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहां पे क्या करेगा, यहां पे एडी ग्रेटर देन एस है, यहां पे इंपोज करेगा रेस्ट्रिक्शन, यहां पे रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगा, लोन नहीं देना उसको। और जहां पे एडी लेस देन एस है, वहां पे क्या करेगा, ये रिमूव कर लेगा सारे रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर लेगा। क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करेगा। हो गया बाबूजी, रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, यहां पे रिमूव हो गया, डन।